India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुषार शर्मा मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से संयम बरतने का किया आग्रह। रिटायर्ड जज सास को हाईकोर्ट का नोटिस। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया नोटिस। बोला सबक नहीं सीखा, एनटीए से निगरानी समिति पर हलफनामा तलब। 21 जून को दोबारा होगी परीक्षा। आबकारी नीति केस में केजरीवाल, सिसोदिया, पाठक अब जस्टिस मनोज जैन के समक्ष होंगे पेश। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की कार्यवाही का किया था बहिष्कार। कॉकरोच जनता पार्टी पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। सीजीआई बोले भावुक ना हो, फर्जी लॉ डिग्री की सीबीआई जांच की भी है मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य से पूछा कि क्या तुषार शर्मा दहेज मृत्यु मामले की सीबीआई को सौंपी जा सकती है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि सीबीआई जांच अपने हाथ में लेगी और सभी प्रशासनिक कदम आज ही पूरे कर लिए जाएंगे। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ इंड्री एलिज्ड इंस्टीट्यूशनल बाइज एंड प्रोसीजरल डिस्क्रिपनीज एंड द अननेचुरल डेथ ऑफ यंग वुमेन एट मैट्रिमोनियल होम नामक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने संस्थागत पक्षपात की आशंकाओं के बीच मामला शुरू किया, यह देखते हुए कि पीड़िता का पति एक अधिवक्ता है और उसकी सास पूर्व न्यायाधीश है। सीजीआई ने मीडिया से पीड़िता के परिवार या आरोपियों के बयान प्रकाशित करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम कुछ कार्यवाहियों से थोड़े आहत हैं। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयान ना लें, चीजों को कानून और प्रक्रिया के अनुसार चलने दें। अपने आदेश में कोर्ट ने मीडिया से संभावित गवाहों या आरोपियों के बयान प्रकाशित न करने को कहा। चेतावनी दी कि इससे न उन मुद्दों पर पूर्वाग्रह बन सकता है जिनकी अभी जांच होनी है। कोर्ट ने जनता से भी अटकलों से बचने और सीबीआई पर भरोसा करने का अनुरोध किया है। उसने पीड़िता के परिवार को प्रेस से बात करने के बजाय जांच एजेंसी के सामने बयान दर्ज कराने की सलाह दी। एसजी मेहता ने दलील दी कि तुषार की सास कई चैनलों पर पीड़िता के खिलाफ बयान दे रही थी, जिससे दूसरी तरफ से भी कवरेज शुरू हो गई। उन्होंने जोड़ा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने मीडिया कवरेज पर चिंता जताई और कहा कि आज अखबारों में पूरा धारा 164 सीआरपीसी का बयान प्रकाशित कर दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन की देरी और सबूत संरक्षित न करने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि सास खुद के कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश कर रही हैं, जो अनुमेय नहीं है। एसजी ने पीठ को बताया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एम्स भोपाल की टीम द्वारा दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। स्वतः संज्ञान मामला शनिवार को मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य परिस्थितियों के आधार पर दर्ज किया गया था। तुषार शर्मा 33 नोएडा निवासी एवं पूर्व मिस पुणे विजेता 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने पति के घर पर मृत पाई गई थी। उनके पति समर्थ सिंह जो पेशे से अधिवक्ता हैं और सास गिरिबावाला सिंह जो पूर्व जिला न्यायाधीश हैं, पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सिंह ने एमपी हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया और वह 7 दिन की पुलिस हिरासत में हो गई। एमपी पुलिस ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। रिपोर्ट्स के अनुसार त्विषा और समर्थ
की मुलाकात करीब 5 महीने पहले एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। उनके परिवार ने लगातार घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया और मौत का कारण जानने के लिए दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। मामले की ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर इंद्रलाल चौधरी। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर की जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन संभालेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज की तुरंत पूरी की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी एक इम्पोर्टेंट अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया को विक्टिम्स के परिवार या अक्यूज्ड फैमिली के स्टेटमेंट्स को सेंसेशनलाइज करने से बचने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को कानूनी प्रोसेस के हिसाब से चलाने देना चाहिए। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस सुओ मोटो केस को इसलिए इनिशिएट किया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इंस्टीट्यूशनल बायस के एलिगेशन सामने आ रहे थे। विक्टिम के हस्बैंड एक एडवोकेट है और उनकी मदर इन लॉ एक फॉर्मल जज रह चुकी है, जिस वजह से इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे। फिलहाल सबकी नजरें अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर टिकी है और देखने होगा कि आगे इस हाई प्रोफाइल केस में क्या नए खुलासा होते हैं। धन्यवाद। ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह याचिका सीजेआई सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच वाली टिप्पणी से जन्मे व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन के खिलाफ दायर की गई थी। वह याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने कहा कि यह पार्टी न्यायपालिका की छवि खराब कर रही है, जो सीजेआई कांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची व जस्टिस वीएम पंचोली की पीठ ने कहा कि इसे इतना भावनात्मक रूप से मत लीजिए। एक अन्य वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता फर्जी लॉ डिग्री के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अदालत की कार्यवाही की बातों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई ने जवाब दिया, इसमें कोई ऐसी गंभीर तत्कालिकता नहीं है, हम देखेंगे। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली अधिवक्ता राजा चौधरी द्वारा दायर याचिका में इस आंदोलन से जुड़े लोगों की फर्जी वकीलों और धोखाधड़ी वाली लॉ डिग्री की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट में हाल की कार्यवाही के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक दोहन और मुद्रीकृत प्रसार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी इस महीने की शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में उभरी, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खासकर युवा उपयोगकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से पैदा हुआ, जब सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेरोजगार युवा वकीलों के प्रैक्टिस से हटकर सोशल मीडिया और आरटीआई सक्रियता की ओर जाने पर चिंता जताई थी। उन्होंने टिप्पणी की थी कि ऐसे कॉकरोच जैसे युवा समाज में परजीवी बन रहे हैं। ऐसे युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। सीजेआई ने कहा था। सीजेआई ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी जाली योग्यता और फर्जी डिग्री के जरिए पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए थी, न कि आमतौर पर बेरोजगार युवा भारतीयों के लिए। सीजेआई सूर्यकांत, हालांकि इस टिप्पणी की व्यापक आलोचना हुई और इससे कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। बताया जाता है कि इस समूह की शुरुआत बोस्टन, अमेरिका के निवासी अभिजीत दीपिके ने की थी। यह बेरोजगारी, संस्थागत जवाबदेही और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए राजनीतिक व्यंग्य का इस्तेमाल करता है। तब से कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े ऑनलाइन अभियान में बदल गई है। साथ ही इससे याचिकाएं, मर्चेंडाइज और ऑनलाइन लामबंदी के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। चौधरी की याचिका के अनुसार अदालत की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ रूपक कॉकरोच संदर्भों को बाद में चुनिंदा तरीके से क्लिप किया गया, मीम बनाया गया, नकल की गई, व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया गया और संवैधानिक व प्रक्रियात्मक संदर्भ से अलग करके वायरल डिजिटल सामग्री में बदल दिया गया। याचिका में स्पष्ट किया गया कि यह न्यायपालिका की आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग्य या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। इसके बजाय इसमें मौखिक अदालत की कार्यवाही के संगठित व्यावसायिक दोहन, ट्रेडमार्क के व्यवसायीकरण, मुद्रीकृत वायरल प्रसार, मीम आधारित विरूपण और एल्गोरिदम द्वारा प्रवर्तित डिजिटल वस्तुकरण का आरोप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि एजेंसी ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा। कोर्ट ने 2024 में पेपर लीक के समान आरोपों और उस समय ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों का हवाला दिया। पीठ ने कहा यह दुखद है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा। हमने आदेश दिया था, एक कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश दी जिन्हें स्वीकार किया गया, निगरानी समिति भी थी। इसके बाद कोर्ट ने एनटीए से याचिकाओं पर जवाब मांगा। कोर्ट ने निर्देश दिया, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इससे जुड़े मामले भी हैं, हम उसमें भी नोटिस जारी कर रहे हैं। याचिकाओं की प्रति सॉलिसिटर जनरल और सभी प्रतिवादियों को दी जाए। हम एनटीए को 14 नवंबर को गठित निगरानी समिति की स्थिति बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। हम कमेटी के अध्यक्ष के राधा कृष्णन को भी हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगली परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। सरकार ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इस पर कोर्ट ने कहा, हम पुनर्परीक्षा पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये याचिकाएं 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 को केंद्र सरकार और एनटीए द्वारा रद्द करने के बाद दायर की थी। पेपर लीक के व्यापक आरोपों और सीबीआई जांच के चलते परीक्षा रद्द की गई थी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अधिवक्ता तन्वी दुबे के जरिए दायर याचिका में एनटीए को बदलने या पुनर्गठन की मांग की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की निगरानी में नीट यूजी 2026 दोबारा कराने का आदेश मांगा गया है। याचिका में सुधारों की मांग भी की गई है, जिसमें प्रश्न पत्रों की डिजिटल लॉकिंग, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, मॉडल में बदलाव और विसंगतियों का पता लगाने के लिए केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करना शामिल है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने अधिवक्ता रितु नैनीवाल और चारू माथुर के जरिए दायर याचिका में एनटीए के कानूनी ढांचे पर भी हमला किया है। याचिका में कहा गया है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होने के कारण एनटीए में सीधी संसदीय जवाबदेही का अभाव है। इसमें संसद द्वारा कानून पारित कर एक वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा निकाय स्थापित करने का निर्देश मांगा गया है। याचिका में दावा किया गया कि बार बार पेपर लीक के विवाद 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के करियर को प्रभावित कर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं। इसमें राजस्थान पुलिस एसओजी द्वारा कथित गैस पेपर पैकेज का भी जिक्र है, जिसमें प्रसारित दस्तावेज और असली नीट यूजी 2026 पेपर में काफी समानता पाई गई। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव गर्ग, आईएमए प्रवक्ता ध्रुव चौहान और नेता हरीश शरण देवगन ने भी याचिका दायर की है। उन्होंने 21 जून 2026 को होने वाली पुनर्परीक्षा सहित नीट यूजी को तुरंत सीबीटी प्रारूप में बदलने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए को बदलकर वैधानिक जवाबदेही, न्यायपालिका निगरानी और तकनीकी सुरक्षा उपायों वाला नया स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण बनाने की भी मांग की है। साथ ही एंटीक्रिप्टेड डिजिटल पेपर ट्रांसमिशन, बायोमेट्रिक सत्यापन और एआई आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की मांग की गई है। 2024 में भी नीट इसी तरह के आरोपों से घिरा था, लेकिन तब एनटीए ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा नहीं कराई थी कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना तक सीमित था। पंजाब निकाय चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने का निर्देश देने से मना कर दिया था। पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव 26 मई को होने हैं और मतगणना 29 मई को निर्धारित है। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि गलत चुनाव के कारण कोर्ट चुनाव नहीं रोकेगा। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, अगर राज्य चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर पर जाने की शक्ति नहीं होती तो हम हस्तक्षेप करते। कोर्ट ने कहा क्योंकि नियम इसकी अनुमति देते हैं, इसलिए चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एडीआर के फैसले में बैलेट पेपर को प्रतिगामी कदम कहा गया है, इसलिए चुनाव के दौरान यह तरीका नहीं बदलना चाहिए और हम भविष्य के चुनावों के लिए कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, कोर्ट ने जोड़ा। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, तो सीजीआई कांत ने कहा, अगर ऐसा होता तो यह कानून व्यवस्था की विफलता है, ऐसा नहीं हो सकता। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षण नियुक्त करने के अनुरोध पर जस्टिस बागची ने कहा
क्या हम चुनाव में अनुचितता का अनुमान लगाने जा रहे हैं? पर्यवेक्षक की नियुक्ति बहुत गंभीर हस्तक्षेप है और हम ऐसा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने 22 मई को चुनाव के लिए बैलेट पेपर के इस्तेमाल के राज्य चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज जैन के समक्ष आबकारी नीति मामले की कार्यवाही में भाग लेने का फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोट किया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से वकालतनामे दाखिल किए गए हैं। केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने पहले इस कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया था, जो शुरू में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष थी। हालांकि जस्टिस शर्मा ने 14 मई को मामले से खुद को अलग कर लिया और केजरीवाल और कई अन्य आप नेताओं के खिलाफ उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और निंदात्मक टिप्पणियों के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद आबकारी नीति मामला जस्टिस जैन के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। जब जस्टिस जैन ने सोमवार को मामले की सुनवाई की तो उन्होंने नोट किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक की ओर से 3 वकालतनामे दाखिल किए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह अगली तारीख पर केजरीवाल और अन्य सहित को सुनेगा। केजरीवाल और अन्य ने वकालतनामे दाखिल किए हैं, इसलिए अपनी अगली सुनवाई की तारीख पर हम देखेंगे और सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय करेंगे, जस्टिस जैन ने कहा। इसके बाद उन्होंने मामले को 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि उस तारीख पर कोर्ट पक्षों की सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय करेगा। दिल्ली जिमखाना क्लब के लंबे समय से सदस्य विजय खुराना ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित 27.3 करोड़ एकड़ परिसर 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई के लिए इस मामले का उल्लेख किया और इस पर 26 मई को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में सरकार को जिमखाना क्लब के स्थायी पट्टे के अधिकारों को अवैध रूप से समाप्त करने से रोकने के लिए घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है। साथ ही सरकार को 2 सफदरगंज रोड स्थित ऐतिहासिक 23.3 एकड़ परिसर से क्लब और उसके सदस्यों को जबरन बेदखल करने से रोकने की मांग भी की गई है। गौरतलब है कि 22 मई को भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब को 2 सफदरगंज रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर खाली कर सौंपने का आदेश दिया था। आदेश में मूल पट्टा विलेख के खंड 4 का हवाला दिया गया, जिसके तहत सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर कब्जा वापस ले सकती है। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास और लुटियंस दिल्ली में अन्य उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास स्थित यह भूमि रक्षा अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित करने, शासन सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। हालांकि खुराना ने अपनी याचिका में इन तर्कों को चुनौती दी है। उनकी याचिका में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं। अस्पष्ट कारण, सरकार ने क्लब के अधिग्रहण के लिए रक्षा अवसंरचना, सार्वजनिक सुरक्षा और शासन सुविधाओं जैसे अस्पष्ट और सामान्य कारण दिए हैं, लेकिन कोई विशेष सामग्री नहीं दी गई है। सरकार का यह कदम एक दिखावा है। मुआवजे का अभाव, सरकार संपत्ति के नुकसान, भुगतान किए गए प्रीमियम या परिसर में खड़ी इमारतों और संरचनाओं के लिए कोई मुआवजा नहीं दे रही है। यह नोटिस सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 का घोर उल्लंघन है, क्योंकि सरकार ने स्वयं 18 दिसंबर 2009 के पत्र में स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी कि स्थायी पट्टा विलेख जिमखाना क्लब को मालिकाना अधिकार देता है और इन अधिकारों को बिना अधिग्रहण प्रक्रिया, सभी सुरक्षा उपायों और मुआवजे के भुगतान के मनमाने ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह दुर्भावनापूर्ण और रंगीन कवायद है, जो संस्था पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार के कार्यों की श्रृंखला में अंतिम कदम है। इसमें हाल ही में संस्था के प्रबंधन पर कब्जा करने का प्रयास भी शामिल है। यह नोटिस कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय कार्यकारी बल, प्रशासनिक आदेश और पुलिस शक्ति के खतरे प्रयोग के माध्यम से जबरन बेदखली का प्रयास है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि क्या नाइट क्लब और रेस्टोरेंट कॉपीराइट वाले ऑडियो गाने बजा जा सकते हैं। इन प्रतिष्ठानों में कमर्शियल म्यूजिक लाइसेंसिंग कैसे काम करती है। नाइट क्लब और रेस्टोरेंट के लिए किस प्रकार के लाइसेंस जरूरी हैं। कॉपीराइट उल्लंघन पर प्रवर्तन और दंड का प्रावधान क्या है। रॉयल्टी से किसे फायदा होता है और पैसा कहां जाता है। क्या शादी और बर्थडे पार्टियों में कॉपीराइट म्यूजिक बजाया जा सकता है।
शादी हो, बर्थडे पार्टी, नाइट क्लब या रेस्टोरेंट, म्यूजिक के बिना सेलिब्रेशन अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप बिना परमिशन कॉपीराइटेड सॉन्ग पब्लिकली प्ले कर सकते हैं? इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स, लिरिक्स और सॉन्ग रिकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। सेक्शन 14 कॉपीराइट ऑनर्स को एक्सक्लूसिव राइट देता है और सेक्शन 51 बिना परमिशन कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज करने को इंफ्रिजमेंट मानता है। सेक्शन 52 1ZA वेडिंग्स और रिलीजियस सेरेमनीज को लिमिटेड एग्जेम्पशन देता है, लेकिन बैंक्वेट हॉल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट वगैरह को यूजुअली IPRS, PPL या नॉविक्स जैसे लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस म्यूजिक प्ले करने पर सेक्शन 55 के अंडर सिविल एक्शन और सेक्शन 63 के अंडर 50,000 तक फाइन और 6 महीने से 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने RG आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म में क्लैरिफाई किया था कि कॉपीराइट आइडियाज को नहीं, उनके एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट लॉ का असली पर्पस क्रिएटर्स को फेयर रॉयल्टी और उनकी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्शन देना है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.